नमस्कार, जय किसान साथियों, जय श्री राम। अब भाई इस राम लहर के अंदर अगर जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो कल को आतंकवादी घोषित कर दिए जाएंगे, खालिस्तानी घोषित कर दिए जाएंगे और यहाँ तक कि देशद्रोही घोषित कर दिए जाएंगे। इसलिए जय श्री राम बोलना तो पड़ेगा। वैसे राम राज्य की परिकल्पना के अंदर, राम राज्य की संकल्पना के अंदर ना कोई नारा किसी पर थोपा गया था और ना कोई काम किसी पर थोपा गया था। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन जो पहला हुआ था और उसके बाद में अभी दूसरे किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, उसके बाद में कुछ चीजों पर बहस हर पढ़े लिखे भाई को करनी चाहिए। हम अगर बीए कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अगर हम देश की वर्तमान स्थिति से अनजान है तो इसका मतलब हमारी पढ़ाई है वो बेकार है। 2014 के बाद में हमने देखा कि हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले धरने, हड़ताल, प्रदर्शन, उनको रोकने के लिए सरकारों ने किस प्रकार की तैयारियां शुरू की है। थे यूपी के अंदर जाऊंगा या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना, हड़ताल, प्रदर्शन करूंगा। और वहां धरना, हड़ताल, प्रदर्शन के दौरान अगर थे एक भी पत्थर कोई सरकारी गाड़ी पर मार दियो तो पब्लिक प्रॉपर्टी ने नुकसान पहुंचाने जुर्म के अंदर थारे घर पर बुलडोजर चाल जाएगा। मतलब एक सरकारी गाड़ी को शीशो तोड़ने की एवज में थारो घर तोड़ियो जाएगा। कुछ हद तक ये डिसीजन सही भी है क्योंकि कुछ उपद्रवी लोग थे, वो बड़े स्तर पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन यहां पर हमारी डिमांड ये भी है कि जब एक पत्थर फेंकने वाले द्वारा किसी सरकारी गाड़ी का शीशा टूटने पर उसका घर तोड़ने का आदेश ये सरकारें दे देती है, तो हमारी ही पब्लिक प्रॉपर्टी, एनएच, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग को खोदने वाले, खाइयां खोदने वाले, उन पर एक प्रकार से कीले गाड़ने वाले मोदी जी के खिलाफ कौन सा बुलडोजर चलना चाहिए? वो भी तो हमारी प्रॉपर्टी है। मोदी जी को किसने हक दिया, अधिकार दिया कि आप सड़कें खोद दोगे? जिस प्रकार से देर सवेर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोदी सरकार की चूल्हे हिला दी, ठीक उसी प्रकार से मैं मानता हूं कि जनहित याचिका इस पर भी लगाई जाए कि चुनी हुई सरकार द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टी को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाना कि आपकी सत्ता को कोई ठेस ना पहुंच सके, आपकी सत्ता के खिलाफ कोई प्रदर्शन ना कर सके, आप चाहे उतनी सड़कें खोद सकते हो। अगर प्रशांत भूषण जैसे वकीलों द्वारा, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों द्वारा मजबूत लड़ाई लड़ी जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का कल को यह भी फैसला आ सकता है कि केंद्र सरकार हर्जाना भरे, केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए वो अधिकारी हर्जाना भरे जिन्होंने आदेश निकाला हाईवे खोदने का। अब बताइए इस देश के अंदर किस प्रकार की योजनाएं चल रही है। एक योजना चली किसान योजना, और किसान योजना के अंतर्गत किसानों को अच्छी क्वालिटी के ड्रोन उपलब्ध करवाने थे केंद्र सरकार को। ड्रोन बने भी, लेकिन ड्रोन किसानों के खेतों तक पहुंचे उससे पहले किसानों पर ही बम बरसाने के काम हो रहे हैं उन्हीं ड्रोनों से। वो एक अलग बात है कि केंद्र सरकार के पास उन ड्रोन को संचालन की कोई भी वैधानिक परमिशन नहीं है। इसके बावजूद वो ड्रोन खेत पर स्प्रे करने से पहले किसानों पर बम बरसाने का काम कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर। और लोग जब भी हम मोदी की आलोचना करते हैं या केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं तो हमारे ही किसानों के बेटे ये कहते हैं कि आप भगवान श्री राम की आलोचना कर रहे हो, आप मोदी की आलोचना करके देश को नीचा दिखाने का काम कर रहे हो। अरे भाई, आप भगवान श्री राम की आराधना, भगवान श्री राम की पूजा पाठ, ये घर में की जाने वाली चीजें हैं, ये आपके परिवार में की जाने वाली चीजें हैं। ये चौराहों पर या राजनीतिक रैलियों के अंदर पूजा पाठ नहीं होते हैं। आप पूछिए ना कि वो चारों शंकराचार्य जो है हमारे हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ा कोई आध्यात्मिक पद है तो वो होता है शंकराचार्य का। और भगवान श्री राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां पर चारों शंकराचार्य नहीं पहुंचे और मोदी जी वहां पर शंकराचार्य बन के शिलान्यास कर रहे थे।
मैं भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को संघर्ष के पथ पर हमेशा अग्रिम पंक्ति पर रखता हूं। भगवान श्री राम की शिक्षाओं, भगवान श्री राम के संघर्ष, भगवान श्री राम किस प्रकार से मर्यादा पुरुष बने थे, वो हर आदमी को जानना चाहिए, आप चाहे किसी भी धर्म के हो। लेकिन मोदी जी जैसे पाखंडी लोग जो भगवान श्री राम के नाम पर सत्ता में वापसी का प्लान बना रहे, बशर्ते कितने किसान मर जाएं, मजदूर मर जाएं, विपक्षी पार्टियों को मार दो। अब इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी कि इसी देश का कानून मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तब जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे के बॉन्ड को अवैध घोषित कर देता है और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहता है कि इस प्रक्रिया द्वारा, इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया द्वारा जितना भी चुनावी चंदा किसी भी पार्टी को मिला है वो चुनाव आयोग को दिया जाए और चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर उसको सार्वजनिक करे। जब ये डिसीजन आया, केंद्र सरकार की चूल्हे हिल गई। कानून मंत्री आनंद फानन में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें बोलते हैं हंसी आती है। सबसे पहले सुनिए रविशंकर प्रसाद, देश के कानून मंत्री, क्या बोल रहे हैं। Judgment is of a constitution bench running into hundreds of pages. It requires a comprehensive study and thereafter a structured reply. तो ये आपसे हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का ये फैसला है, अतः पार्टी की ओर से और संभवतः सरकार की ओर से आवश्यकता पड़ेगी तो इसका सुविचारित टिप्पणी की जाएगी। आज जब मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर बैठा हूं तो कुछ बातें हम कहना चाहते हैं। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। दिस डिसीजन वाज अंडरटेकन फॉर ए वेरी लॉडेबल ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए। और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। मैं आपको एक अपने राजनीतिक अनुभव से बात कहना चाहता हूं। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपना काम करें, ऐसा विचार था। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, उनके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। जहां तक कांग्रेस की टिप्पणी मैंने सुना नहीं है, अगर उन्होंने कहा है कि घूस लेके दिया गया है, अगर ये कहा है तो जिनका पूरा संस्कार घूस पर है, वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। Those whose DNA is based upon corruption and bribery, please don't make those allegations against the BJP. लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, उसके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। फील्ड लेवल का है या लेवल का नहीं है, ये तो उन्हीं के बारे में तय होगा ना जो फील्ड के अंदर हैं। जो फील्ड के बाहर हैं, वो लेवल में है या नहीं है, कैसे तय होगा? आप फील्ड में है या नहीं कौन तय करता है? जनता तय करती है। तो अगर देश की जनता ने बहुतों को फील्ड से बाहर कर दिया है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो और हम क्या बताएं? आप समझते हैं मेरा इशारा किसकी ओर है। बहुत से लोग को चुनाव में एक सीट भी नहीं मिलती है, अपने पुराने बड़े बड़े प्रभाव के क्षेत्रों में। इसलिए वो बात अलग है, छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, चुनाव में सुधार के लिए ये हमारी मोदी जी की सरकार का एक प्रयास नहीं था। आपको याद होगा, वोटर लिस्ट पर आपकी फोटो छपती है, ये भी उस समय हुआ था ना। आज बड़ी संख्या में जो ईवीएम्स लाए गए, उससे बूथ कैप्चरिंग बंद हुई है ना। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, वहां तो जब तक 10-15 लाख नहीं गिरती थी तो चुनाव होता ही नहीं था। और वो अतीत की बात है ना। और भी कई तरीके से चुनाव में सुधार के लिए जितना प्रयास करना है, वो काफी किया गया है।
ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। इस फैसले पर क्या बोलना है, जैसे मैंने कहा, निर्णय को पढ़ने के बाद हम बताएंगे। ये तो भला हो कि हमारे और आपके हाथ में मोबाइल है, वो अलग बात है कि हमारे वीडियो भी डिलीट कर दिए जाते हैं अगर हम केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं। चारों तरफ से जनता को सही सूचना देने वाले प्लेटफॉर्म पर प्रहार किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। उन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को बंद किया जा रहा है। आज किसानों की आवाज उठाने वाले कम से कम 1500 ट्विटर अकाउंट डिलीट किए गए, उतने ही फेसबुक पेज डिलीट किए गए। यूट्यूब पर कोई बोलता है तो उनके चैनल बंद हो जाते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन पे आप मोदी के कीर्तन करते रहो, मोदी की बड़ाई करते रहो, आपका पेज अच्छा चलेगा। और जैसे ही आप सच्चाई बोलोगे, जैसे ही देश की अन्नदाता की बात करोगे, तब आपका पेज डिलीट हो जाएगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे ही किसानों के बेटों द्वारा बीजेपी आईटी सेल द्वारा भेजे गए तथा कथित वो वीडियो देश में भेजे जा रहे हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि अन्नदाता कौन सा एहसान कर रहा है, पैसे लेता है तब अनाज बेचता है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अन्नदाता एहसान नहीं करता है, लेकिन इस देश के अंदर ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो अपने उत्पाद को मंडी में ले जाकर ढेरी लगा दे और यह कह दे कि बताओ, बोली लगाओ, आप कितने में खरीदोगे। सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक बनने वाली हर वस्तु की कीमत निर्धारित करता है उत्पादक जो उसे बनाता है। एक किसान ही है जो 6 महीने साल भर अपनी फसल को बच्चों की तरह पाल कर ढेरी लगा देता है मंडी के अंदर और यह कहता है बताओ इसकी कीमत कितनी है। तब धिक्कार होता है सरकारों पर और आप जैसे उन लोगों पर जो किसानों के बेटे होने के बावजूद बीजेपी आईटी सेल के चंगुल में आकर ब्रेन वॉश का शिकार होकर अपने ही किसानों पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। उन लोगों में जो अंधभक्त है भारतीय जनता पार्टी के और आतंकवादियों में सिर्फ इतना अंतर है कि उनके हाथ में लोगों को मारने वाली बंदूकें हैं और इनके हाथ में किसानों को मारने वाले मोबाइल हैं। किसान कौम और किसान कौम की नस्लें खत्म होने के संकेत उस दिन मिल गए थे जब जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, हंगरी, रोमानिया, लिथुआनिया, इन पश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों के अंदर किसान हितों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए और उन आंदोलनों को किसी भी सत्ता ने कुचला नहीं। वहां पर कोई रबर की गोलियां नहीं चली, वहां पर आंसू गैस के गोले नहीं चले, वहां पर सड़कें नहीं खोदी गई। जिस प्रकार की कोशिश आपने किसानों को राजधानी में घुसने से रोकने की है, काश ऐसी ही कोशिश आप अरुणाचल प्रदेश में करते, काश ऐसी ही कोशिश आप उत्तराखंड और लद्दाख की चाइनीज सीमा पर करते, तो चीन आज हमारे सैकड़ों किलोमीटर में घुसा नहीं होता। वहां पर आपकी बोलती इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि चीन आपसे ज्यादा ताकतवर है। हमारे देश की सेना पर हमें गर्व है, हमारे देश की जनता पर हमें गर्व है। हम किसी भी देश से हारने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन इस प्रकार की सत्ता वाले लोग देश को हरा देते हैं जो सिलेक्टिव आइडियाज को लेकर देश को धोखा देते हैं। अब वैसी तैयारियां अरुणाचल प्रदेश, चीन, उत्तराखंड की चीन की लगती हुई सीमा पर करते, जैसी तैयारी आपने दिल्ली पर उन बॉर्डर पर की है पंजाब हरियाणा से लगती हुई किसानों को रोकने के लिए, वैसी तैयारी काश आप चीन की सीमा पर करते तो आज हमारी सैकड़ों किलोमीटर भूमि चीन के कब्जे में नहीं होती। धिक्कार है ऐसी सरकार पर और धिक्कार है उन लोगों पर जो किसानों के बेटे होने के बावजूद किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, प्रोपोगेंडा कह रहे हैं। कोई कह रहा है अभी क्यों हुआ आंदोलन चुनाव से पहले। गजब, आपकी अर्थशास्त्र को गजब, आपकी विवेक को गजब, आपकी मानसिकता को गजब, धिक्कार है। इस वीडियो में बस इतना ही। लगे कि किसानों की पीड़ा को हमने दिल से उठाया है तो इस वीडियो को 5 से 7 दोस्तों को शेयर करके हमारे किसानों की इस आंदोलन को सफल बनाए और किसानों को एमएसपी, क्योंकि अगर आज केंद्र सरकार एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है, क्योंकि अगर आज केंद्र सरकार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती है तो अधूरे हैं वो अवार्ड, अधूरे हैं वो रत्न, जहां पर धरातल पर किसानों को एमएसपी नहीं दी जाती और किसानों के लिए लड़ने वाले एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाते हैं।
अच्छा होता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके उनको भारत रत्न दिया जाता, तब भारत रत्न का गौरव भी बढ़ता और एमएस स्वामीनाथन का भी। लेकिन यहां पर केंद्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को खारिज करके, उन्होंने जो सुझाव दिए उन सुझावों को खारिज करके यह बता दिया है कि यह सिर्फ भाषणों की सरकार है, यह सिर्फ झमेलों की सरकार है, धोखों की सरकार है, पाखंडियों की सरकार है। पढ़ना सीखो, रिसर्च करना सीखो, विश्लेषण करना सीखो। आपके पास कोई भी पोस्ट आए, मेरी ही पोस्ट क्यों ना आए, पहले तथ्यों और मेरे द्वारा बताए गए आंकड़ों को परखो। अगर मैं सही हूं तभी शेयर करो। क्यों आप बीजेपी आईटी सेल द्वारा भेजे गए अच्छे लुभावने वीडियोस को आगे से आगे शेयर कर देते हो? हर अच्छी लगने वाली चीज सच्ची नहीं होती। बहुत सारे ऐसे चुटकुले होते हैं जो अच्छे लगते हैं, लेकिन धरातल पर वो सच्चे नहीं उतरते। इसलिए मैं कहता हूं, कोई भी सोशल मीडिया पर आपको वीडियो मिलता है, पहले उसकी सच्चाई और उसकी विश्वसनीयता को जांचने का काम करें, उसके बाद में उसको शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय किसान।